जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन आज पढ़ेंगे, जो कि 1930 में हुआ था। गांधी जी ने इसको शुरू किया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1930 डेट इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पकड़ के चलिए। तो 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र, कौन से पत्र, यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग रखते हैं। ठीक है, 11 सूत्री मांग किसने रखी है? गांधी जी ने। 14 सूत्री मांग किसने रखी थी? जिन्ना ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के समय। तो ये सब याद रखिएगा। 11 सूत्री मांग गांधी जी सरकार के सामने रखते हैं, परंतु वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। गांधी जी कहते हैं कि 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग पर स्वीकृति न किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी इरविन को। इरविन ने तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 6 मार्च आ गया है। 6 मार्च के बाद 6 दिन बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों को लेकर साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ करते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा आरंभ करेंगे। इसी को दांडी यात्रा कहा जाएगा। ठीक है, यह नमक कर के विरुद्ध में थी ये यात्रा। तो 5 अप्रैल 12 मार्च को चले थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ देते हैं। नमक कानून, जिस पर कर लगाया गया था कि कोई भी घरेलू कंपनियां उस पर कार्य नहीं कर सकती हैं, उस पर कर लगाया जाएगा। नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, जिससे यहाँ के लोग नमक ना बना पाए। तो इन्होंने फ्री में बिना कर दिए नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। किसने? गांधी जी और उनके अनुयायियों ने। फिर क्या होता है कि उसी के एक महीने बाद 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूना के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। पूना में एक यरवदा जेल है, वहाँ गांधी जी को डाल दिया गया। ठीक है, गांधी जी को डाला क्यों गया? क्योंकि इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि गांधी जी ने कहा था या घोषणा की थी कि वह दांडी यात्रा खत्म करने के बाद धरसना, जो कि गुजरात में है, एक नमक फैक्ट्री थी। क्या थी? धरसना नमक फैक्ट्री थी। धरसना नमक जगह पर नमक की फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की। तो कहा था कि वहाँ पर चलकर हम क्या करेंगे? धावा बोलेंगे। ठीक है, तो इनको 5 मई को क्या करते हैं? अंग्रेज़ गिरफ्तार कर लेते हैं कि अब जाओ बोलो धावा। जब गिरफ्तारी कर लिए, जब रहोगे ही नहीं तो धावा क्या बोलोगे फैक्ट्री पे। तो उनके अनुयायी उस समय जो सरोजनी नायडू, उनके दोस्त सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी, इन लोगों ने क्या किया कि 31 मई 1930 को गांधी जी नहीं पहुंच पाए, इसलिए गांधी जी की एवज में धरसना पर धावा बोला। और तो इसको इनके विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। कौन कौन यहाँ पर धावा बोले थे? सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम और गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी। इस समय जब धरसना पर विद्रोह किया इन लोगों ने, तो उस समय अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर, इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? बेब मिलर। तो इस घटना को बेब मिलर ने अपनी आंखों से देखा और उसने अपने पत्र न्यू फ्री मैन में शामिल किया। इस चीज़ को लिखा है किसने? बेब मिलर ने। उसका पत्र का नाम था न्यू फ्री मैन। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी इनको कहा जाता था। इन्होंने लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार के सदस्य तथा लाल रंग की खुदाई खिदमतगार नामक एक अपनी संस्था बनाई। उसमें कई आंदोलनकारी थे। ठीक है, और ये लोग लाल रंग की वर्दी पहनते थे, इसीलिए इस संस्था को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। किन्होंने? खान अब्दुल गफ्फार खां साहब ने। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो खान अब्दुल गफ्फार खां साहब ने भी इसमें भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र से कौन? ये देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ से भाग ले रहे हैं? तो इसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से कौन भाग ले रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खां साहब। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से मणिपुर में इस आंदोलन को किसने संभाला? तो मणिपुर में नागाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनका नेता कौन बना? यदुनाग। तो यदुनाग के नेतृत्व में नागाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को मणिपुर में कहा गया जिया तरंग आंदोलन। क्या कहा गया? जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन को यदुनाग ने लीड किया और उनके बाद में उनकी बहन गैड निल्लू, जिनको रानी गिडालू कहा जाता है, तो गैड निल्लू ने लीड किया जिया तरंग आंदोलन को, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो यहाँ पर सविनय अवज्ञा था, वहीं मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। इसको गैड निल्लू को। ठीक है, कहाँ पर यह आंदोलन चला रही थी? मणिपुर में। ओके, चलिए
छतरपुर में उसी समय इस आंदोलन को किसने बढ़ाया? तो छतरपुर में इस आंदोलन को करबंदी आंदोलन कहा गया। करबंदी, जो कि कर नहीं देना था नमक पर, तो करबंदी आंदोलन कहा गया छतरपुर में इसको। और इसका नेतृत्व किया डाकू मंगल सिंह ने। किसने किया? डाकू मंगल सिंह ने। तमिलनाडु में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया सी राजगोपालाचारी ने, और इन्होंने सत्याग्रह चलाया। इन्होंने नमक सत्याग्रह नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इन्होंने त्रिचनापल्ली से लेकर बेदारण्य तक, कहाँ से? त्रिचनापल्ली से लेकर बेदारण्य तक पद यात्रा की, गांधी जी की तरह ही, इसीलिए इसको सत्याग्रह आंदोलन, दक्षिण का सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में भी जंगल के नियमों के उल्लंघन का आंदोलन चला। ओके, तो ये सब आपका हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गांधी जी कब इसको शुरू करते हैं? 12 मार्च 1930 को। कितने लोगों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। कहाँ से? साबरमती आश्रम गुजरात से। कहाँ तक? डांडी तक। ठीक है, समुद्र तट का एक नाम है, गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है डांडी, वहाँ तक 78 अनुयायी शामिल थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा गुजरात, जैसे आंदोलन गुजरात में चल रहा था तो सबसे ज़्यादा लोग गुजरात के ही शामिल थे। 78 में से 31 लोग गुजरात के थे और 8 लोग उत्तर प्रदेश के थे, केवल एक आदमी बिहार का था। ठीक है, तो ये संख्या याद रखिएगा। 31 लोग, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से थे? टोटल 78 लोग थे, जिसमें से 31 लोग गुजरात के थे, 8 लोग उत्तर प्रदेश से थे और 1 लोग कहाँ के थे? बिहार के थे। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, शक्ति के विरुद्ध, शक्ति कौन? अंग्रेजों की शक्ति। ठीक है, तो उस शक्ति के विरुद्ध के अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, और विश्व की सहानुभूति मांगा, विश्व को अपनी तरफ जो है देखने को कहा कि आप लोग हमारी समस्याओं को देखिए, गांधी जी ने। और ये पूछा जाएगा कि ये कब कहा था गांधी जी ने? 1942 में कहा था, या अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहा था, या असहयोग आंदोलन के समय कहा था, या जो है बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन के समय कहा था? तो कब कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय गांधी जी ने इस शब्द को कहा था अपने। ओके, नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद आंदोलन के नेता किसके चुना गया था? तो इसके बाद आंदोलन के नेता थे अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है कि जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? अब्बास तैयब जी ने। ओके, गांधी जी ने 11 सूत्री जो मांग रखी थी किसके समक्ष? लॉर्ड इरविन के समक्ष। तो वो 11 सूत्री मांग क्या थी? इसमें था कि रुपये की विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे कर दिया जाए। ओके, भू राजस्व को 5% तक कम कर दिया जाए, 50% तक भू राजस्व को कमी लाई जाए। सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% तक की कमी लाई जाए। सैनिक खर्च में 50% तक की कमी लाई जाए। अच्छे से याद करते चलिएगा। पहले विनिमय दर घटाने को कहा, ठीक है, फिर 50% भू राजस्व में कमी कर दो, 50% जो सिविल अधिकारी हैं उनके वेतन में कम कर दो, जो सैनिक खर्च है उसमें 50% की कमी कर दो, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। जो आयात हो रहा था लगातार इंग्लैंड से, उस आयात में कमी की जाए। नमक पर जो कर लगाया गया है उसको समाप्त किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। ठीक है, CID विभाग समाप्त किया जाए। जो CID विभाग बनाया गया था उस समय खुफिया विभाग और भारतीयों के पीछे लगा दिया गया था, तो कहा कि CID विभाग को समाप्त कर दिया जाए। भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए कि भारतीय भी आग्नेय अस्त्र मतलब मिसाइल वगैरह बना सकें या उनका परीक्षण कर सकें। नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर दिया जाए। उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए जो कि हत्या के आरोप में नहीं शामिल हैं, मतलब जिन पर हत्या का आरोप या किसी प्रकार की हिंसा का आरोप नहीं है, केवल राजनीतिक जो है द्वेषपूर्णता से उनको बंदी बना लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये 11 मांग गांधी जी ने रखी। ठीक, दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यह गुजरात प्रांत के नवसारी जिले में स्थित है। क्या? दांडी कहाँ पर है? नवसारी जिले में है। साबरमती आश्रम से इसकी दूरी 241 मील है। गांधी साबरमती से दांडी 24 दिनों के बाद पहुँचे थे। 5 अप्रैल को चले थे, 5 अप्रैल को पहुँचे थे, 12 मार्च को ही चल दिए थे। ठीक है, तो 24 दिन लग गए। 6 अप्रैल को प्रातः इन्होंने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर। ओके, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन अब होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 ईस्वी तक होगा। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू होगा और 19 जनवरी 1931 तक चलेगा।
इस सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। तो जॉर्ज पंचम के समय यह सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडॉनल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नंबर याद रखिएगा, 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 16 ब्रिटिश राजनयिक दलों और शेष 73 भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 73 भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 16 ब्रिटिश राजनयिक दलों के तरफ से थे। भारतीय देशी रियासतों में 16 नरेशों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, चलिए। कांग्रेस पर कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आयोजित नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई नहीं गया, कांग्रेस ने सबको रोक दिया। इसमें भाग जो है लेने वाले उसके जो बड़े नेता थे वो कौन कौन से थे? तो उदारवादी दल से टीबी सप्रू और CY चिंतामणि शामिल हो गए। हिंदू महासभा इसमें शामिल हुई। MR जयकर और BS मुंजे इसमें गए थे हिंदू महासभा की तरफ से। मुस्लिम लीग की तरफ से सर आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखेगा। एंग्लो इंडियन की तरफ से KT पाल गए और सिख समुदाय की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह इसमें भाग लिया। ठीक है, अब जो है जब कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई तो कांग्रेस को सम्मिलित करने के लिए जो है अंग्रेजी सरकार, उनकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो जो है कुछ माल मसाला लगा के और कांग्रेस को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी को बुलाता है इरविन और कहता है कि ठीक है, आपकी जो कुछ मांगे हैं हम मानने को तैयार हैं, चलिए कुछ हम लोग समझौता करते हैं और आप प्लीज़ जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है शामिल हो जाएंगे। गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा 1931 में। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि जनवरी 1931 में ही जो है गोलमेज सम्मेलन प्रथम समाप्त हो गया। उसमें गांधी जी ने भाग, या कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया। तो यह समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो है पैक्ट दिल्ली में हुआ। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पर ध्यान दीजिए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चला रहे थे गांधी जी, उसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये बात रखी अंग्रेज ने, तो गांधी जी मान गए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये अंग्रेजों ने कहा, तो भी गांधी जी मान गए। सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं था, ये गांधी जी की मांग थी, अंग्रेज मान गए। राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी, ये भी अंग्रेज मान गए। भारतीयों का नाम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो भारतीयों जो है नमक कानून, अब जो नमक कानून था मतलब उसको कुल मिला के वापस कर लिया गया और भारतीय अब नमक बना सकते थे बिना किसी कर दिए। तो ये सब बड़ी मांगे जो थी गांधी जी की, ये अंग्रेज लोग मान गए। इस समझौते के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके। और सबसे बड़ा गांधी जी का जो ब्लंडर माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, यही मानते हैं कि गांधी जी चाहते यहाँ पर, तो इरविन इतना दबाव में था क्योंकि सरकार उनसे बार बार कह रही थी कि जो है बिना कांग्रेस के ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, कांग्रेस के भाग लिए बिना ये पूर्ण नहीं होगा। तो इरविन को कुछ ना कुछ करके कांग्रेस को उसमें भाग लेवाना ही था, गांधी जी को, और कांग्रेस को सम्मिलित करना ही था। तो अगर गांधी जी दबाव बनाते और तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ दिया जाता। ठीक है, जबकि कुछ मानते हैं कि ऐसा नहीं होता क्योंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे और ये लोग हिंसा के मामले में मतलब जो है बम फेंकना, हत्या करना, इन सब मामलों में जेल में बंद थे, इसीलिए इन लोगों को जो है अंग्रेज न छोड़ते। तो ये अलग अलग लोग, वामपंथी और दक्षिणपंथी जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपनी व्याख्या देते हैं। इस समझौते में टीबी सप्रू और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, किसमें? गांधी इरविन समझौते में। ओके, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये होता है 1931 में, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता के सम्मान की पराकाष्ठा माना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सम्मेलन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता का सम्मान का पराकाष्ठा माना था? तो कराची का जो अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। ओके, सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। ठीक है, मतलब मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प की मांग इसी अधिवेशन में की गई। अब आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा 10 सितंबर 1931
7 सितंबर 1931 को शुरू होगा और 1 दिसंबर 1931 तक चलेगा। ठीक है। इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कितने? 31 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित हुए। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें गांधी जी उपस्थित हुए। गांधी जी इसमें आए। ठीक है। गांधी जी जिस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे उस जहाज का नाम था राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। उदारवादी दल की तरफ से कौन शामिल हुआ? टीबी सप्रू। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना तथा दलित नेता की तरफ से BR अम्बेडकर इसमें शामिल हुए और 31 प्रतिनिधि कुल इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आ गई, जिससे गांधी जी खिन्न हो जाते हैं और बिना किसी निर्णय के इस सम्मेलन को छोड़कर जो है गांधी जी भारत वापस लौट आते हैं और कहते हैं कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत में बट्टा नहीं लगने दिया। क्या कहा गांधी जी ने? कि मैं खाली हाथ तो जरूर लौट आया हूँ, लेकिन अपनी देश की इज्जत में हमने बट्टा नहीं लगने दिया। लौट इसलिए आए थे क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और जो उस समय दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा कि सांप्रदायिक समस्या ज़्यादा है भारत में, तो जो नेता हों या जो चुनाव हो आगामी चुनाव, वो सब सांप्रदायिकता के आधार पर हों। कितने कितने किसके परसेंटेज है उसके आधार पर, या जिस क्षेत्र में जिसके ज़्यादा प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र में उसके ज़्यादा प्रतिनिधियों को चुनकर जो है उसमें भेजा जाए संसद में, जिससे सबका वो बराबर रहे। मतलब मुस्लिम आरक्षण दिया जाए, दलित आरक्षण दिया जाए, तो इस सब तरह का आरक्षण ज़्यादा मांगने लग गए, इसलिए गांधी जी उसको छोड़कर चले आते हैं। ओके। और अलग अलग जो है सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड था क्या, इसको अच्छे से समझने के लिए कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना या व्यवस्था की गई। ठीक है। तो इसी से गांधी जी खिन्न हो जाते हैं। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है। तो दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। गांधी जी यहीं जो है गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं दलित हमारे भाई हैं, ये हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने बहुत अच्छे सूझबूझ से काम किया था, जिसका बहुत अच्छे से सम्मान होना चाहिए। क्यों आज अगर हिंदू बने हुए हैं दलित, तो गांधी जी का उनको उसमें सबसे बड़ा हाथ था। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। यही चाहते थे अंग्रेज। ठीक है। फिर होता है पूना पैक्ट। जब वहाँ से गांधी चले जाते हैं, कोई निर्णय होता ही नहीं है, गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि ये हम जो है जो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव होने की बात हो रही है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो जो है गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ओके। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे। 20 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर कौन बैठ गया? गांधी जी। अब इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये इतने दुबले पतले हो चुके थे कि और ज़्यादा आमरण अनशन करते तो ये मर ही जाते। और अंबेडकर के जानते थे कि अगर इन गांधी जी को कुछ हो गया, कहीं मतलब धोखे से भी मर गए, कुछ हो जाएगा, तो ये जनता मुझे भी खा जाएगी, क्योंकि गांधी जी का उस समय बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक है। तो और गांधी जी उस समय भारत की राजनीति को लीड कर रहे थे। तो अंबेडकर साहब पहुंच जाते हैं इनसे कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जिद मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो है पृथक निर्वाचक मंडल अपना ना आयोजित करवाएं, तो ठीक है, हम नहीं करवाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। गांधी जी कहते हैं आपकी हम सारी शर्तें मंजूर करते हैं, तथास्तु। ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए नहीं होगा। इसके बदले में प्रांतों में दलितों के लिए जो 71 सीटों का आरक्षण था, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 147 सीट कर दिया गया, दोगुना आरक्षण दे दिया गया। ठीक है। इस समझौते पर गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद कर लीजिए। हरिजन सेवक संघ। अब यहीं पर गांधी जी क्या करेंगे? कुछ दिन बाद जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और हरिजन सेवक संघ चलाने लगे। कौन? गांधी जी। ठीक है। हरिजनों के अब गांधी जी सोचेंगे कि हम अपना जीवन हरिजनों के लिए लगाएंगे। ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। समाज में छुआछूत को समाप्त करने हेतु गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की। किसकी? हरिजन सेवक संघ की। ठीक है। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया। ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ पहले जो स्थापना किया था गांधी जी ने, उसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है। तो इसी का नाम बदल के बाद में कर दिया गया हरिजन सेवक संघ, HSS। ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ओके। 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट के बाद
देखिए 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना उसी के 4 दिन बाद कर देते हैं और जो है कहते हैं कि अब हम अनटचेबल लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, जो बाद में हरिजन सेवक संघ नामक संस्था बन जाती है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाते हैं गांधी जी? घनश्याम दास बिरला को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में कौन कौन शामिल हो गया? मुसलमान, दलित एवं सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी, लेकिन बौद्धों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब की थी? 1924 में। और 1937 में बहिष्कृत भारत, ठीक है, पहले चलाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, फिर चलाया बहिष्कृत भारत 1927 में। ठीक है, तो ये बहिष्कृत दोनों नाम आते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चलाते हैं, पहले हितकारिणी सभा चलाते हैं और बाद में भारत 1927 में। ठीक है, और बहिष्कृत भारत जो है नामक एक पत्रिका रहती है ये, और इसका प्रकाशन जो है मराठी भाषा में होता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका कौन चलाता है? भीमराव अम्बेडकर साहब। अब आ जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस तथा इंग्लैंड की लेबर पार्टी इसमें भाग नहीं ली। ठीक है, न कांग्रेस शामिल हुई, न इंग्लैंड की तरफ से लेबर पार्टी इसमें शामिल हुई। इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जिससे सरकार का विरोध हो सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया था। ज़्यादातर प्रतिनिधि उदारवादी और सांप्रदायिक दल के ही थे, जिसमें भी जो है भीमराव अम्बेडकर साहब और टीवी सप्रू उपस्थित हुए। श्वेत पत्र यहाँ पर शामिल हो जाएगा। श्वेत पत्र जो है एक आएगा। इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था। अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? लॉर्ड लिनलिथगो। प्रवर समिति का कार्य श्वेत पत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करना था। 11 नवंबर 1934 को प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसके आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पारित होगा। ठीक है, इसके बाद जो है सीन बदलेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन करता है? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। कांग्रेस के अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार समाजवादी दल और 1933 में बृजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन होता है। ठीक है, 1933 में पंजाब समाजवादी दल और बिहार समाजवादी दल 1931 में गठन हुआ। इस संगठनों ने मिलकर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। मतलब बिहार समाजवादी दल और पंजाब समाजवादी दल दोनों जुड़कर क्या हो गए? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ओके, अब 1935 का अधिनियम आ चुका है, तो 1937 में क्या करेंगे कि कांग्रेस और अनेक भारतीय दल क्या करेंगे? चुनाव में भाग लेंगे। ठीक, 1937 का प्रांतीय चुनाव का सिनेरियो हम लोग देखेंगे। तो 1935 में अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दी गई। ठीक है, प्रांतों को इसमें पूर्ण स्वायत्ता दी गई। तो 1935 के अधिनियम के बनते ही अनेक क्षेत्रीय पार्टियां भी बन गईं। इन क्षेत्रीय पार्टियों में से बंगाल में एक पार्टी गठित हुई फजलुल हक के नेतृत्व में। उस पार्टी का नाम था प्रजा कृषक पार्टी। क्या नाम था? प्रजा कृषक पार्टी। दूसरी पार्टी पंजाब में गठित होती है अफसर हुसैन के नेतृत्व में, और उस पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी और बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी बनी। महाराष्ट्र में अंबेडकर साहब एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वतंत्र कामगार दल। क्या नाम था? स्वतंत्र कामगार दल। 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस जीती कहाँ पर? मद्रास में जीत गई। मध्य प्रांत मतलब आज के मतलब एमपी में, संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत से 5 जगह तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीत गई। बम्बई में केवल 1 सीट से पूर्ण बहुमत से चूक गई, तो मुंबई में भी इसने सरकार बना लिया। तो 6 जगह सरकार बहुमत के साथ कांग्रेस ने बना लिया। ठीक, अब कितने बचे? 5 में से क्या होगा कि बंगाल में कांग्रेस हार जाती है, और तो वहाँ पर क्या होगा कि मुस्लिम लीग और जो फजलुल हक के नेतृत्व वाली पार्टी थी, कौन सी? प्रजा कृषक पार्टी। तो मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक पार्टी, ठीक है, ये दोनों मिलकर कहाँ बना लेंगे? बंगाल में बना लेंगे अपना सरकार।
और पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी और मुस्लिम लीग सबकी पुछलग्गू पार्टी बनी हुई है, तो मुस्लिम लीग यहाँ पर मिलकर, दोनों मिलकर कहाँ कर देंगे, पंजाब में भी सरकार बना लेंगे। फिर सिंध में एक अब्दुल्ला हारून के नेतृत्व में स्वतंत्र दल था, उसने अपनी सरकार बना ली, जो कि स्वतंत्र क्षेत्रीय दल था। ये कांग्रेस के हाथ में बिल्कुल नहीं आया, न मुस्लिम लीग को इसने शामिल किया। अब्दुल्ला हारून ने क्या किया, अपना एक दल बनाया था, तो वो जो है वो अपनी सरकार बना लेता है, कहाँ पर, सिंध में। ओके, अब देखिए 6 उधर और 3 इधर, ठीक है, तो टोटल 9 जगह की आप पार्टियों के बारे में पढ़ चुके। बाकी जो 2 जगह बचती हैं वहाँ भी कांग्रेस गठबंधन के साथ, क्षेत्रीय दल के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बना लेती है। तो 6 और 2 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार हो जाती है, और बाकी 2 जगह मुस्लिम लीग के सहयोग से पार्टी बना लेती हैं, और एक जगह स्वतंत्र दल। बिल्कुल, तो ये 11 जगह पर राजनीति, मतलब 11 जगह पर भारतीय लोग अपनी राजनीति चमकाना शुरू करेंगे। ओके, मुस्लिम लीग आरोप लगाती है कांग्रेस शासित प्रांतों पर कि मुसलमानों पर कांग्रेस अत्याचार कर रही है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और इसमें ब्रिटिश भारत के जो सैनिक थे उनको बिना कांग्रेस की या बिना ब्रिटिश मतलब भारतीय लोगों के पूछताछ के बिना ही यहाँ के सैनिकों को या भारत को अपनी तरफ से ब्रिटिश इंडिया ने जो है इंडिया को शामिल कर दिया, जो है अपनी तरफ से, ठीक है, मतलब मित्र राष्ट्रों की तरफ से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में कुदा दिया। ठीक, तो इससे कांग्रेस हो जाती है नाराज़ कि हम लोगों से पूछा तक नहीं गया है और हमारे देश को आप विश्व युद्ध में झोंक दिए। तो कांग्रेस क्या करती है कि नवंबर 1939 में, अभी 28 माह ही टोटल हुए थे सरकार चले ही, तो कांग्रेस सब जगह से अपना इस्तीफा दे देती है। ठीक है, 8 प्रांतों में अपना इस्तीफा दे देती है कांग्रेस 28 महीने सरकार चला के। मुस्लिम लीग खुश हो जाती है और जो है 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस की इस्तीफा देने के खुशी में ये जो है मुक्ति दिवस मनाते हैं, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक, अब आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय, उस समय कौन था, लिनलिथगो, तो वायसराय लिनलिथगो ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के जो है शासनकाल में आया। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। भारतीय अपना संविधान बनाने का अधिकार रखते हैं, और उनका जो है युद्ध समाप्त हो जाने के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया जाएगा। और इसमें कहा गया कि भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। चौथा कहा गया कि भारतीयों का शासन किसी ऐसे दलगत समुदाय के द्वारा नहीं चलवाया जाएगा जिसका एक भी भारतीय दल कोई विरोध करेगा। ओके, तो ये ऐसे कानून बना के, जो है नियम बना के भारतीयों का जो है या कांग्रेस का इसने समर्थन लेने का कोशिश किया। लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आया था, तो इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो इस प्रस्ताव को ना ही कांग्रेस ने माना, ना मुस्लिम लीग ने माना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमको पूर्ण स्वराज मिले, तो पूर्ण स्वराज की बात थी नहीं, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो इसमें पाकिस्तान की भी मांग को पूरा नहीं किया गया, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया। अब ये प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस जो है चलाएगी व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस क्या चलाएगी? गांधी जी चलाएंगे। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने को कि हम द्वितीय विश्व युद्ध से अलग हैं, इसको सिद्ध करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कांग्रेस ने सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करते वही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेगा। गांधी जी ने यह सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में था, तो पवनार आश्रम से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया। पहला सत्याग्रही गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना। ये दोनों का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अटलांटिक चार्टर एक साइन होता है इसी समय। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जारी किया। इसमें कहा गया था कि ये सब कौमों के शासन के रूप में जिसके मातहत में रहेंगी, चुनने के अधिकार का आदर करते हुए उन लोगों को स्वराज पुनः दिया जाए जिनसे बलपूर्वक छीना गया है। ये जो है अटलांटिक चार्टर अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी किया कि जिस पे कब्जा कर लिया गया है या जिन कौमों पर कब्जा कर लिया गया है उन कौमों को स्वाधीनता दी जाए, या तो वो जिसके अधीन रहना चाहें उसके अधीन रहें। तो ये था। तो इसमें भारत के क्रांतिकारी भी खुश हो जाएंगे कि अब तो हम लोगों को भी जो है अंग्रेज़ों से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उसी समय अंग्रेज़ करते क्या हैं
उस समय इसी घोषणा में भारतीय नेताओं की आशा बंधी कि 9 सितंबर 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय चर्चिल था, वो क्या करता है कि इस घोषणा ने भारतीयों के आशा पर पानी फेर दिया। वो कहता है कि अटलांटिक चार्टर भारत, वर्मा आज का म्यांमार और एशियाई उपनिवेशों पर लागू नहीं होगा। ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। क्यों आएगा? क्योंकि जापान जो है मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध करने आ गया। ठीक। तो भारत की सुरक्षा को खतरा होगा कि अंग्रेज उधर युद्ध लड़ें, किधर भारत को सुरक्षित करें। कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का वचन देगा। जब जापान ने सिंगापुर एवं रंगून पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के सर के ऊपर पानी जाने लगा, तब इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार पर, प्रधानमंत्री उस समय था चर्चिल, उस पर दबाव डाला और कहा कि भारतीयों से समझौता तुरंत करो। तब चर्चिल ने क्या किया कि स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा भारत में समझौता के लिए। इसे क्रिप्स मिशन नाम से जाना जाता है। यह मार्च 1942 में भारत पहुंचा। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. एलेक्जेंडर एवं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, इसमें 3 लोग थे। ठीक। इसने क्या कहा? इसके प्रस्ताव के मुख्य इन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या थे प्रस्ताव? एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य का होगा। अधिराज्य मतलब तो अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के अंडर ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देंगे। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे संविधान निर्मात्री सभा में। ठीक। जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये तो वही वाली जो अगस्त प्रस्ताव वाली बात थी, इन्होंने दोबारा दोहरा दी। तो इसीलिए इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर से ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम तिथि चेक कहा। ठीक है। और गांधी जी ने क्या कहा? अग्रिम तिथि चेक कहा। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसको? क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि ये जो आया था क्रिप्स प्रस्ताव, वो सेम जो है जो अगस्त प्रस्ताव जिसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मानने से मना कर दिया था, सेम वही बातें इसमें दोहराई गई। तो इसलिए पोस्ट डेटेड चेक इसको कहा गया। ठीक है। तो ये बातें हो गई अभी तक की। अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए क्लास में। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा और आप कई चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो अगर आप अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें इसे। मिलेंगे हम लोग नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।